और उनके कार्यशैली के चलते हुए भारतीय जनता पार्टी में इतने सारे गुट हो गए थे कि उनके अंदर असंतोष पैदा होना शुरू हो गया था। अब क्या है कि चूंकि सीपी जोशी आ गए तो अब पुराना तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नए तरीके से संगठन बनेगा, नए तरीके से पद भरे जाएंगे, नई बातें होंगी। अशोक गहलोत के शासन में समझ में नहीं आता हर आदमी सड़क पे क्यों उतरता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वही हुआ जिसका अंदेशा था। राजस्थान की जनता भी इस बात को सोच रही थी, उन्हें अंदेशा था कि अब जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, उसी तर्ज पर राजस्थान की राजनीति में, राजस्थान के राजनीतिक दलों में बदलाव भी हो सकता है। और वही हुआ। आज बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की अध्यक्ष पद से विदाई हो गई और अब उनकी जगह चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी उनकी कुर्सी को संभालेंगे। कुल मिलाकर अभी तक जो कहा जा रहा था कि प्रदेशाध्यक्ष में बदलाव होगा, बीजेपी ने कर दिया, लेकिन कांग्रेस में अभी इंतजार है। कांग्रेस में भी इंतजार है, नाम की चर्चाएं भी चल रही हैं और काफी नाम सामने भी आ रहे हैं। कुल मिलाकर जिस तरीके से चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, अब धीरे धीरे सियासी गणित और सियासी समीकरणों को लेकर नेता और राजनीतिक दल तैयारियों में लग चुके हैं। कहानी केवल इतनी सी कि अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, किस किस पार्टी में क्या बदलाव हो सकते हैं। बीजेपी में जाहिर सी बात है कि जब नए प्रदेशाध्यक्ष आ गए तो संगठन में भी बदलाव होगा। चर्चा ये है कि राजस्थान में कांग्रेस मंत्रिमंडल में भी फेरबदल की गुंजाइश है, फेरबदल का अंदेशा है और वो भी इसी महीने के आखिर तक हो सकता है। कांग्रेस के संगठन में भी बदलाव की बयार बह सकती है। बात करें आम आदमी पार्टी की, अब अक्सर कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी, हालांकि ऐलान तो केजरीवाल खुद कर चुके कि राजस्थान की तमाम 200 सीटों पर वो विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी लड़ेगी, लेकिन सवाल यहाँ उठता है और लोग कहते हैं कि जब संगठन में लोग ही नहीं हैं, संगठन ही नहीं है, तो फिर इलेक्शन कैसे लड़ा जाएगा। बहरहाल ज़्यादा वक्त बाकी नहीं, 7-8 महीने का वक्त है अभी, और इस 7-8 महीने में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन तमाम मुद्दों पर आज की बातचीत होगी। और बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं योगेंद्र गुप्ता जी। योगेंद्र जी, क्या लग रहा है, और जिस तरीके से अब देखिए सतीश पूनिया को बदल दिया गया, चर्चाएं थी कि कोई नया नाम आएगा, क्योंकि बीजेपी में भी ग्रुपबाजी, कांग्रेस में भी ग्रुपबाजी, हर राजनीतिक दल में ग्रुप जो बटे हुए हैं, और जहां ज़्यादा ग्रुप होते हैं वहां पर ज़्यादा सियासत होती है। तो अब क्या लगता है राजस्थान की कहानी? देखिए, जहाँ तक सतीश पूनिया को बदलने का सवाल है और सीपी जोशी के लाने का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने के स्टाइल आपको समझना पड़ेगा जो अभी परिवर्तन कुछ समय पहले आया है। और मैं इसको कहता हूँ, एक कहावत है आंखों में धूल झोंकना, मैं उसको वहाँ पर लेकर जाता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक लीक पर चलती हुई परिपाटी को और इंटरनल जो एंटी इनकम्बेंसी होती है, आपने अब तक एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ सुना होगा कि सरकार या शासन के अलग खिलाफ होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में भी एंटी इनकम्बेंसी को लागू कर दिया है और उसमें परिवर्तन करके वो सोचते हैं कि हम व्यवस्था को बदलते हैं ताकि लोग उस व्यवस्था को भूल जाएं और नए सिरे से शुरुआत हो सके। एंटी इनकम्बेंसी क्या है? जैसे गुजरात के अंदर चुनाव के ठीक पहले, कुछ समय पहले, पूरा मुख्यमंत्री सहित सारा मंत्रिमंडल बदल दिया। अब आप सारे आरोप लगाएंगे किसके ऊपर? पुराने उसके ऊपर, वो तो है नहीं, नया पल्ला झाड़ लेगा और आप भी पल्ला झाड़ लेंगे। सेम जो परिपाटी वो राजस्थान में लागू की गई। देखिए, सतीश पूनिया को लाया क्यों गया था? सतीश पूनिया को लाने का मकसद ये था कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले चुनाव में हार के बाद वसुंधरा राजे का जो कद था उसको कम करते हुए समानांतर व्यवस्था, समानांतर नेता को खड़ा करना, और सतीश पूनिया को टास्क दिया गया। सतीश पूनिया ने उस टास्क को निभाने की भरपूर कोशिश की और उसकी परिणति ये थी कि सतीश पूनिया और वसुंधरा गुट दो अलग अलग गुट हो गए। दोनों ने एक दूसरे पर काफी शाब्दिक फायर किए, लेकिन उसके साथ साथ एक वक्त के बाद जब इनका कार्यकाल पूरा होने लगा तो ऊपर से एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से कह दिया गया कि चुनाव तक अध्यक्ष नहीं बदला जाएगा।
तो जो पूनिया है उनको ये लगने लगा कि वो काफ़ी ताकतवर हो गए हैं, और यही उनसे चूक हो गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ऊपर के जो दो शीर्ष नेतृत्व हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उसके बाद जेपी नड्डा, इसके अलावा कोई क्षत्रपक ताकतवर हो जाए ये उनको पहले ही समझ जाना चाहिए था। और अगर अभी भी उनको रिटेन करा जाता सतीश पूनिया को, तो फिर वो अपने आप में स्वाभाविक रूप से खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी एक तरह से मानने लगे थे। और उनके कार्यशैली के चलते हुए भारतीय जनता पार्टी में इतने सारे गुट हो गए थे कि उनके अंदर असंतोष पैदा होना शुरू हो गया था, जिसमें ताजा उदाहरण डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सरेआम आरोप लगाए कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस को घेरना ही नहीं चाहते। जब उन्होंने रीट को लेकर दौसा से लेकर जयपुर तक का आंदोलन किया, उन्होंने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया। इसके बाद जब उन पर लाठीचार्ज हुआ तो जिस तरीके से उसका विरोध करना चाहिए था, सड़क पर उतरना चाहिए था, उस तरीके से भी नहीं उतरे। तो उनका सतीश पूनिया को लेकर विरोध था। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व उसको समझ में आ गया था कि अगर सतीश पूनिया को रिटेन किया जाता है, उनको अध्यक्ष पद पर बरकरार रखा जाता है, तो इसका मतलब होगा कि फूट और ज्यादा होगी, वसुंधरा और ज्यादा प्रो होकर आगे निकलेगी। क्योंकि जो 5 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव और उसके खिलाफ वसुंधरा का अपना बर्थडे पर प्रदर्शन 4 मार्च को, हाँ, 4 मार्च को ये बताता था कि हर हालत में वसुंधरा और इनके बीच में टकराव होगा। और इसके बीच में गजेंद्र शेखावत, राठौड़, ये जो अनेक गुट थे, तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के बिखरने की पूरी संभावना थी। ये ऊपर उनको लग गया था, और इसीलिए उस संभावना यानी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का जो संगठन की एंटी इनकम्बेंसी है उसको खत्म करने के लिए सतीश पूनिया को दरकिनार किया गया और सीपी जोशी की एंट्री करवाई गई। अब देखिए प्रदीप जी, अब क्या है कि चूंकि सीपी जोशी आ गए तो अब पुरानों तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नए तरीके से संगठन बनेगा, नई तरीके से पद भरे जाएंगे, नई बातें होंगी, कांग्रेस को नए तरीके से अटैक करने होंगे, विपक्षी दलों का नए तरीके अटैक करने होंगे, तो चीजें खत्म हो गई। तो वो जो 4 साल की कवायद थी उसको खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी। जो भी नाराजगी थी वो मैं वही कह रहा हूं कि आंखों में धूल झोंकने वाली जो स्टाइल भारतीय जनता पार्टी की है वो एंटी इनकम्बेंसी अब तक शासन में होती थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसको शासन की जगह संगठन में लागू कर दिया। और जो संगठन में सतीश पूनिया की वजह से जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको खत्म करते हुए सीपी जोशी को लाए ताकि एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो, नई सिरे से कहानी शुरू होगा। नए विरोध पैदा होने में, नई चीजें पैदा होने में तब तक इलेक्शन आ जाएगा, और मोदी का चेहरा सामने होगा। वसुंधरा को शिकायत नहीं होनी चाहिए, किरोड़ी मीणा को शिकायत तो किससे थी? शिकायत तो सतीश पूनिया थी। तो किरोड़ी मीणा को शिकायत नहीं होनी चाहिए, गजेंद्र शेखावत को शिकायत नहीं होनी चाहिए, वसुंधरा को शिकायत नहीं होनी चाहिए, और उस वक्त नरेंद्र मोदी का आगमन यहां पर होगा। तो ये सारा का सारा जो कवायद है वो अगले चुनाव में जो उनको स्पष्ट रूप से डर लग रहा था कि जिस तरह कांग्रेस 2 फाड़ है और भारतीय जनता पार्टी 12 फाड़ है, यानी बीजेपी ने यहाँ सेफ गेम खेला है, जो उनका स्टाइल है। हाँ। ये उनका स्टाइल बन चुका है। संगठन में भी एंटी इनकम्बेंसी को इसी तरह खत्म करना है, और शासित राज्यों के अंदर भी चुनाव के एन पहले मुख्यमंत्री बदल दो, मंत्रिमंडल बदल दो और एंटी इनकम्बेंसी को खत्म कर दो। ये उनका एक नया स्टाइल आप देखने को मिल रहा है। वो स्टाइल आपको यहाँ भी देखने को मिला है, और मुझे लगता है आने वाले समय में जो अन्य राज्य हैं नहीं, तो अब ठीक है, ये तमाम चीजें तो कर ली जो भी शीर्ष नेता है, लेकिन अब हम पूनिया को कहाँ पाते हैं? नहीं, देखिए सतीश पूनिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी हो जो प्रदेश अध्यक्ष रहा उसको आप दरकिनार तो नहीं कर सकते। तो सतीश पूनिया के सामने एक ऑप्शन है कि नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बनाते फिर वही समस्या होगी कि क्या वसुंधरा उसको एक्सेप्ट कर लेगी? वो नहीं करेगी। क्या राजेंद्र राठौड़ एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का मतलब है कि फिर आप मुख्यमंत्री पद का एक दावेदार पैदा कर देते हैं। तो एक उपाय तो ये हो सकता है कि उनको उपाध्यक्ष बना दिया जाए, क्योंकि अरुण चतुर्वेदी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और उपाध्यक्ष भी रहे हैं। एक उपाय ये हो सकता है कि उनको राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में किसी पद दे दिया जाए। अगर इनको दरकिनार करने की कोशिश की गई तो फिर पता चलेगा कि एक और गुट खड़ा हो गया विरोध में सीपी जोशी के। तो जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, उसने कुछ सोचा होगा, इनको कहीं एडजस्ट करेंगे वो और बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी में जब ये चीज़ें हैं, और अब चर्चाएं ये भी है कि कांग्रेस में भी बदलाव हो सकता है, मंत्रिमंडल फेरबदल भी हो सकता है सरकार में, और संगठन में भी संभवतः पीसीसी चीफ को भी बदला जा सकता है। क्या लगता है ऐसा? देखिए, कांग्रेस जो कर सकती है ना वो इसलिए कर सकती है क्योंकि अगर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को चुनाव के 6 महीने या 5 महीने पहले ये लग गया कि अगर हम अपनी मर्जी का कोई व्यक्ति थोप देंगे पीसीसी चीफ के रूप में, तो अशोक गहलोत कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सत्ता वो छोड़ नहीं सकते, और अगर थोप दिया तो उसको रोक भी नहीं सकते। अगर इतनी हिम्मत साहस उनके अंदर आ गया तो हो सकता है सचिन पायलट का
को एक बार वो कहीं पे एस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में जिस तरह का वजूद अशोक गहलोत ने बनाया है और जिस तरह की चालें वो खेलते हैं, जिस तरह की जादूगरी दिखाते हैं, उसमें सचिन पायलट के लिए काफ़ी मुश्किल है और केंद्रीय नेतृत्व के लिए मुश्किल है। जहाँ तक सवाल मंत्रिमंडल के रिशफल का है, तो जो जातिगत समीकरण होंगे, जो स्वामी भक्ति के समीकरण होंगे, और अगर अशोक गहलोत को कहीं लग रहा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको डिच दे सकते हैं या उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, उनको अंदर ले सकते हैं, और अगर किसी कुछ मंत्रियों की स्वामी भक्ति पर शक होगा, उनको बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन ये बहुत, चूंकि शॉर्ट टर्म के लिए होगा, इलेक्शन में 6-7 महीने बचे हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा कुछ इफेक्ट होगा नहीं। ये सब संभावनाएं इलेक्शन के पहले होती हैं और ऐसा हमेशा होता रहा है। नहीं तो लगता है कि सचिन पायलट को जिम्मेदारी मिल सकती है। देखिए, मैं तो क्योंकि साथ जो में माहौल चल रहा है उसे देखते हुए हाल ही में सचिन पायलट ने सीधे तौर पर नहीं लेकिन बयानों में भी कटाक्ष किया कि जादूगर नहीं है, जादूगर तो नीली छतरी वाला है, ये तो केवल हाथ की सफाई है। तो ये जो तमाम जो पुराने बयानों को लेकर उन्होंने एक साथ इकट्ठा किया और उस पर अपने तीर फेंके, उस पूरे माहौल को देखते हुए देखिए, सचिन पायलट तो क्या बहुत बुरी तरह बौखला रहे हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बल्कि वो अब केंद्रीय नेतृत्व को भी बार बार ये आगाह कर रहे हैं कि आपको फैसला लेना चाहिए। वो चाहे 25 सितंबर की घटना के ऊपर जो आपने नोटिस देने के उनका फैसला हो, वो भी या जो आपको मीटिंग बुलानी है सभी विधायकों की और मंत्रिमंडल की, चाहे उसकी मीटिंग हो, वो लगातार सवाल उठा रहे हैं क्योंकि उनको भी लग रहा है कि चीज़ें खत्म होने वाली है और सब्र का बांध टूटने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत का जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के देखते हुए इस बात की संभावनाएं कम है कि वो सचिन पायलट को मरते दम तक, एक हमारे यहाँ कहावत है कि अंतिम दम तक, यानी जब तक उनके बस में होगा राजनीतिक रूप से, तब तक वो सचिन पायलट को एस्टेब्लिश नहीं होने देंगे। अब सचिन पायलट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये वक्त की किताब में कैद है, और अगर नहीं हो पाएंगे तो क्या फिर वो कोई ऐसा कदम उठाएंगे जो अप्रत्याशित होगा, वो क्या हो सकता है? ये भी वक्त नहीं। वो देखिए, होने का तो सिर्फ एक ही है कि वो पार्टी को छोड़ दें, लेकिन ऑप्शन उनके पास भी बहुत लिमिटेड है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि हारे हुए क्षत्रपक को, हारे हुए राजा को या कमजोर राजा को दूसरी पार्टियां में लेने से डरती हैं, या वो क्रेजी नहीं होती और उनको वो अधिकार नहीं मिलता, उनको वो प्रतिष्ठा नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। तो सचिन पायलट की स्थिति आज वही है। ऐसे में सचिन पायलट क्या करेंगे तो सचिन पायलट से पूछना चाहिए। मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अब देखिए, हाल ही में नए ज़िले बना दिए, टोटल ज़िले 50 हो गए। ये जो ज़िलों की गहलोत ने सौगात दी, और तमाम राइट टू हेल्थ बिल पास तो हो गया, लेकिन उस पर जो बवाल अभी तक मचा हुआ है, डॉक्टर्स में जो गुस्सा है, उसको भी आप दरकिनार नहीं कर सकते। पेपर लीक के मामले, तमाम चीज़ें रही है। इन सारे हालातों को देखते हुए कांग्रेस के लीडर जो ये बयान देते हैं, और इसके बीच में ये भी कि कुछ सरकार के कुछ मंत्री भी अब धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है अपने बयानों के जरिए कि वो भी पाला बदलने उन्होंने भी शुरू कर दिया है, माहौल देखना शुरू कर दिया है। तो कहानी केवल इतनी सी कि जो कांग्रेस बार बार इस चीज़ को कहती है कि हम सरकार रिपीट करेंगे, हम बीजेपी को नहीं आने देंगे, और हर बार की तरह जो एक माहौल बनता है कांग्रेस बीजेपी फिर बीजेपी, वो चीज़ें नहीं होंगी। तो इन तमाम हालातों को देखते हुए लगता है ऐसा होगा? नहीं, देखिए, कांग्रेस में अशोक गहलोत को बहुत अच्छी तरह पता है कि अगर वो हार गए तो उनकी पॉलिटिकल करियर एक तरह से ख़त्म हो सकता है, और इसके संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो अब तो लंबा जीवन उन्होंने 50 साल से ज़्यादा की राजनीति जब कर आपने ली सही कहा, लेकिन राजनीति के अंदर 50 नहीं, अगर उम्र 500 साल हो तो वो भी कम होती है। एक पैर कब्र में लटका हो तो भी इंसान को लगता है कि एक बार और सीट पर बैठ लूं। ये राजनीति का, हिंदुस्तान की राजनीति का सत्य है। तो इसलिए वो 50 साल भले उन्होंने राजनीति बिता लिए हों, लेकिन वो जब तक सांस है तब तक राजनीति की आस है। वो इस सिद्धांत पर हर राजनेता चलता है, तो अशोक गहलोत उसके अपवाद नहीं हो सकते। अब जहां तक आपने 2-3 बातें कही है, देखिए, पहली बार जिले बनाने का सवाल है, तो अशोक गहलोत, वो एक डायलॉग आता है एक फिल्म के अंदर, जीने के लिए कुछ भी करेगा, तो वो अशोक गहलोत पे फिट होता है कि सत्ता पाने के लिए कुछ भी करेगा। अब कुछ भी क्या करेगा? जहां से उनको लगता है, जो लगता है कि मैं वोट ले सकता हूं, मैं सत्ता को रिपीट करवा सकता हूं, क्योंकि सत्ता को रिपीट होने का मतलब अशोक गहलोत की जय जय, और सत्ता के हारने का मतलब अशोक गहलोत की पराजय। ये यहाँ पर क्लियर है। यहाँ अगर जय होगी तो ना राहुल गांधी की होगी, ना सोनिया गांधी की होगी, ना खड़गे की होगी, और अगर पराजय होगी तो ना राहुल गांधी की होगी, ना सोनिया गांधी की होगी, ना खड़गे की होगी। दोनों यश अपयश सत्ता की वापसी का दोनों अशोक गहलोत को मिल रहा है। बिल्कुल ठीक बात। तो ऐसे में अशोक गहलोत वो प्रत्याशित और अप्रत्याशित, वो हर कदम कर रहे हैं जिससे कि वापसी में आ सकते हैं,
और वो आगे भी आपको ऐसा लगेगा कि आपको ऐसे अप्रत्याशित कदम उठाएंगे वो, क्योंकि उनका एकमात्र ध्येय है कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे शासन का भंटादार हो, चाहे इकोनॉमी का भंटादार हो, चाहे चीज़ें इंप्लीमेंट ना हो पाए, चाहे चीज़ें प्रैक्टिकल ना हो, बस वोट आना चाहिए, जनता मैसेज जाना चाहिए कि हाँ, मैं अगर आप मुझे जिताओगे तो मैंने आपको ये दे दिया और आने वाले के लिए बहुत कुछ दे दूंगा। बस एक उनका एकमात्र टारगेट है। प्रैक्टिकल है कि नहीं अलग चीज़ें। अब देखिए, आप एक छोटी छोटी बातों में हम लोग 2-3 चीज़ें उठा लेते हैं। पहले आप जिले की बात करते हैं। राम लोभाया जो कमेटी थी, बेसिकली उसने 5-7, जैसा आप हमारे पास रिपोर्ट्स और आपका जो रिपोर्ट होगी कि 5-7 जिलों की उन्होंने अनुशंसा की है उसके अंदर, लेकिन उठा के 19 जिले बना दिया आपने। अब 19 जिले बनाए तो एकमात्र ये था कि हर व्यक्ति खुश हो जाए वहां पर और हमें वोट मिल जाए। हालांकि दाव ऐसा लगता है कि एक हद तक उल्टा पड़ रहा है। आप देखिए कहां कहां पर बंद है। आप सीकर चले जाइए, सीकर हो गया, सुजानगढ़ हो गया, भिवाड़ी तिजारा विधायक खुद धरने पर बैठ गए विधानसभा पर, संदीप तो यादव। वो बल्कि असंतोष की चिंगारी और ज्यादा भड़क उठी है वहां। तो वो दूसरी बात एक और सत्य है कि आपने चुनाव के अगर 8 महीने पहले सब घोषणाएं की है तो आपने डिमार्केशन किया नहीं ना, आपने कोई भौगोलिक डिमार्केशन किया कि कौन कहां पर जाएगा, आपने सीधी घोषणा कर दी इन सब की। अब इनके लिए संसाधन कहां से आएंगे? सरकार तो वैसे ही 4 लाख से ऊपर करोड़ कर्ज में है। तो आप जब इतने जिले बना देंगे, इतने सारे आपको तहसीलें बनानी होंगी, इतने सारे आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाने होंगे, इतना आपको प्रशासनिक अमला वहां पर रखना होगा, आपका स्टाफ है नहीं, वो आप कहां से लाएंगे? फिर उन सबके ऊपर जो खर्चा होगा वो कहां से लाएंगे? तो ये क्या है? ये समझ में तो आ रहा है सबको कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी एक वो है, क्योंकि जब तक चुनाव आएंगे तब तक आप इन चीजों को पूरा नहीं कर सकते। बस आप चुनाव में जाएंगे कहते हुए कि देखो मैंने आपको इतना सब कुछ दिया, मुझे वोट दो। तो इसका गणित तो ये है कि ये जो फैसला हुआ है राजनीतिक फैसला है। अगर आपके सहृदयता होती तो फिर आप ये फैसला 4 साल पहले करते, ताकि उस 4 सालों में आप पूरा एस्टेब्लिश करते और जनता के पास जाते कि देखो मैंने आप आया, मैंने किया और मैंने आपको सब कुछ दे दिया, अब जाए। पहला। दूसरी बात, आप जो डॉक्टर्स बिल की बात करते हैं, देखिए राइट टू हेल्थ, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। मैंने बिल नहीं लगाया आगे, मैं फिर बता दूं आपको, मैं राइट टू हेल्थ की बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को, गरीब से लेकर अमीर तक को, अपने स्वास्थ्य के प्रति जीने का अधिकार और स्वास्थ्य के रक्षक उसको पाने का अधिकार है। बिल्कुल। लेकिन यहां प्रश्न फिर उठता है कि नंबर 1, आपने यहां पर जो बिल लाए उसके पहले आपको काम करना, 4 साल में आपने स्वास्थ्य के लिए कुछ किया नहीं। आपके पास डॉक्टर्स हैं, आपका बिल्डिंगें हैं, आपका जमीन है, आपके पास में हॉस्पिटल है, तो आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप क्यों नहीं किया जहां पर आम आदमी जाए और अपना इलाज वहां पर करवाए? आप अपनी विफलता को प्राइवेट सेक्टर पर थोप रहे हैं। अब मैं दिल्ली का उदाहरण देता हूं। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत शानदार है, सब जानते हैं, लेकिन दिल्ली में क्या किया? अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया और उन्होंने कहा कि आप मोहल्ला क्लिनिक जाएंगे, उसके बाद ऊपर जाएंगे, अगर आपका इलाज नहीं होता है आपको दवाइयां फ्री मिलेगी, अगर आपको 30 दिन से ऊपर की डेट मिलती है आप प्राइवेट सेक्टर में कराएंगे तो गवर्नमेंट उसका भरण पोषण करेगी। तो उन्होंने कहा कि जो कोई अगर किसी को लगता है कि बहुत पैसे वाला है और वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहे तो स्वतंत्र है, लेकिन मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि आप मेरे यहां पे आकर के इस तरह के अच्छे इलाज को करवा सकते हैं। तो वहां पर ना कोई स्ट्राइक हुई, ना कोई परेशानी हुई, जनता को बहुत आराम से इलाज मिल रहा है। यहां पर हो क्या रहा है कि यहां पर हम उस शासन की व्यवस्था को नहीं बना पा रहे हैं अशोक गहलोत, जहां पर अगर आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना डेवलप कर देते कि देखिए अगर सरकारी हॉस्पिटल बहुत शानदार हो, वहाँ लंबी लाइनें ना लगे, वहाँ पर व्यवहार आपका अच्छा हो, वहाँ पे गंदगी ना हो, वहाँ पर अगर कुत्ते नवजात शिशुओं को लेकर नहीं भागें, अगर वहाँ पर ब्लड सैंपल सड़कों पे ना मिले, अगर चूहे अगर ना कुतर जाए किसी पेशेंट को, उसके सब हुआ है राजस्थान में, तो कौन जाएगा प्राइवेट सेक्टर के अंदर? जिसको पैसे का शौक हो चला जाएगा, लेकिन आम जो मीडियोकर पर्सन वहाँ जाएगा। आपने वो नहीं किया। दूसरी बात, आप किसी चीज़ को लाते हैं तो ये अशोक गहलोत के शासन में समझ में नहीं आता, हर आदमी सड़क पर क्यों उतरता है? बेरोजगार सड़क पर उतरता है, डॉक्टर सड़क पर उतरता है, नर्सिंग कर्मी डॉक्टर सड़क पर उतरते हैं, संविदा कर्मी सड़क पर उतरते हैं, यहाँ पर जो आंगनबाड़ी की महिलाएं वो सड़क पर उतरती है। हर व्यक्ति सड़क पर क्यों उतरता है? क्या इस लोकतंत्र में आप पेपर प्रिपरेशन पहले नहीं करते? क्या आप संवेदनहीन हैं? क्या आप पहले बात नहीं करते? क्या पहले बात नहीं कर सकते? ये यक्ष प्रश्न यहाँ पर है। अभी सुना है कि रोडवेज कर्मी भी सड़क पर उतरने वाले हैं क्योंकि रोडवेज बेड़े को खत्म कर दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी वाले भी सड़क पर उतरने की है, लोगों को तनख्वाही नहीं मिल रही किस डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये सब चीजें बताती है कि शासन कहीं शासन हिल रहा है। वो जो सुशासन होना चाहिए उसका शब्द है नहीं। सारी चीजें सिर्फ इलेक्शन को ध्यान में रख करके की जा रही हैं ताकि जनता के बीच जाकर ये कहते हुए देखो हमने ये सब कुछ कर दिया, दूसरा कोई नहीं कर सकता, हमें वोट दो। अंत में इन सब चीजों के से वोट मांगा जाएगा
और इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके उसमें समय नहीं है, क्योंकि ये जो राइट टू हेल्थ बिल आए हैं, उस बिल को भी अगर इसमें अमेंडमेंट नहीं होते हैं, डॉक्टर सड़क पर बैठे हैं, अगर कुछ और प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसको आने में 6 महीने लग जाएंगे। जब ये राज्यपाल के पास जाएगा, वहाँ से सैंक्शन होगा, अभी कुछ और अमेंडमेंट इसके अंदर होंगे, तो ये भी इलेक्शन आते आते समय होगा इसका। और इसकी वजह से जो परेशानी हो रही आम जन को, क्या डॉक्टर्स ने अपना इलाज बंद कर दिया है, बिल्कुल 3000 से ऊपर हॉस्पिटल्स यहाँ पे इस वक्त इलाज नहीं कर रहे हैं। आप समझिए ना, आज भी एक खबर आई कि एक बच्चे की मौत हो गई सिर्फ इसलिए कोई दर दर भटकता रहा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? डॉक्टर तो कहते हैं सरकार जिम्मेदार है। देखिए, डॉक्टर्स कहेंगे सरकार जिम्मेदार है, सरकार कहेगी डॉक्टर जिम्मेदार है। मरेगा कौन? मरण किसका है? आम आदमी जनता का। का। बिल्कुल। तो आपकी जवाबदेही तो जनता के लिए थी ना। अगर आप ये बिल लाए, आपको पता था कि प्रोटेस्ट होगा, तो फिर आपको पहले प्राइवेट सेक्टर को और अपने हॉस्पिटल को इतना चाक चौबंद कर दे। अब तो सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी डॉक्टर्स इसके पक्ष में आ गए हैं, बिल्कुल। रेजिडेंट डॉक्टर्स के पक्ष में आ गए हैं। तो फिर आम जनता जाएगी कहाँ बेचारी? मैं वही कह रहा हूं आपसे कि आपको कोई भी चीज आप लाते हैं तो क्यों नहीं इतना चाक चौबंद करके लाते हैं आप, कि कम से कम आप जनता के हित के लिए ला रहे हो, जनता परेशान हो रही है। यानी आधी अधूरी तैयारियां, हाँ, यही माना जाए। बिल्कुल। तो इसलिए क्या ये जो दोनों चीजें हैं, ये यहाँ इस शासन की ये विफलता है प्रदीप जी, कि बिना तैयारियों के या बिना आगा पीछा सोचे, अगर सिर्फ चुनावी रणनीति के तहत चुनावी वोट लेने के लिए, चुनावी फायदे के लिए अगर आप चीज़ों को लेकर आएंगे, तो हो सकता है कि आपको बजाय इसका फायदा होने के आपको इसका नुकसान हो। तो बिल्कुल देखिए, इसी को कहते हैं सियासी रणनीतियां, कि अपने वोट के लिए, अपनी सियासत के लिए, अपनी राजनीति के लिए आप किस तरीके से क्या क्या व्यवस्थाएं करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जिन लोगों के लिए आपकी जिम्मेदारी होती है, किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है, क्या वो उसे पूरा करेगी? क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सवाल जो उभर कर आया कि आज हर व्यक्ति अपने लिए, इंसाफ के लिए या अपनी बातों को रखने के लिए सड़कों पर क्यों उतरता है। लगभग हर वर्ग, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर्स हो, तमाम जो लोग हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, काफ़ी बार हम लोग, आप और हम सभी ये देखते हैं कि सड़कों पर वो इंसाफ के लिए तख्तियाँ लिए चौराहों पर खड़े होते हैं, आवाज़ लगाते हैं, नारेबाजी होती है, पुलिस लाठीचार्ज भी होता है, पुलिस की बौछारें भी उन पर पड़ती हैं। और ये तमाम चीज़ें जब ज़्यादा उठती हैं जब चुनाव का वक्त करीब होता है, क्योंकि ये तमाम वो वर्ग जो लंबे समय तक इंतज़ार करता रहता है कि 1 साल निकला, 2 साल निकला, 3 साल निकला, 4 साल निकला, अब चुनाव करीब है तो कम से कम अब तो कुछ हो जाए। लेकिन सरकारें हैं, बनती जाती हैं, बिगड़ती जाती हैं, तमाम नेता भी होते हैं, भाषणों का दौर भी। अब बिल्कुल आप देखिए कि कुछ दिनों बाद में आपको अपने इलाकों में भी नेता मिलेंगे जिन्हें हम बड़े महानुभावी कह सकते हैं, उनके बयान भी वहाँ पर होंगे, वो आपको उम्मीद भी दिलाएंगे, भरोसा भी दिलाएंगे, चुनाव भी होगा, फिर नई सरकार भी बन जाएगी, चाहे किसी भी पार्टी के हो। लेकिन सियासी ये जो पूरा माहौल बनता है, इससे किस तरीके का संदेश जाता है, और केवल एक प्रदेश में या एक विधानसभा इलाके में नहीं, बल्कि पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में, और वो संदेश केवल प्रदेश तक नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में वो चीज़ें निकल कर आती हैं। बहरहाल आने वाले वक्त में अब जल्दी ही और क्या क्या बदलाव होते हैं, सियासी रणनीतियाँ और क्या क्या चली जाती हैं, सियासी पासे कि जो चौसर पर किस तरह से फेंके जाते हैं, उन तमाम मुद्दों पर हम लोगों की नज़रें रहेंगी, आपको बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। बहरहाल गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।